हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा, आज इस चैप्टर की 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ से जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ रखा था। तो लास्ट क्लास में हमने सीख रखा था वन जीन इनहेरिटेंस को। हमने सीखा था किसको बेटा? हमने सीखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था मेंडल ने, उससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला। तो बेटा, पहले उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या किया होगा? ऑब्जर्व किया होगा। उसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? कुछ कंक्लूड किया, यानी कुछ लॉ बनाए, जिनको हम क्या कहते हैं? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की जर्नी को। तो बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था बेटा वन जीन इनहेरिटेंस को। हमने किसको देखा था? हमने देखा था वन जीन इनहेरिटेंस को। हमने किसको देखा था? हमने देखा था वन जीन इनहेरिटेंस को। हमने क्या किया था बेटा? वन जीन इनहेरिटेंस में हमने परफॉर्म किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने क्या परफॉर्म किया था? हमने परफॉर्म किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या परफॉर्म किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो चीज़ें कराई थी। लास्ट क्लास में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था ना, उसमें मेंडल ने दो काम कराए थे। एक तो कराया था बेटा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराया था? सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा कराया था बेटा उसमें क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले कराया उसने क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चीज़ों को एकदम बारीक से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि चीज़ें आपकी हमेशा बनी रहें। देखो, रटने पर मत जाओ यार, आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने पर जाओ। जब आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी से बिल्डअप करते हो ना, तो फिर क्वेश्चंस अपने आप लग जाते हैं। फिर आपको चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उनको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था ना बेटा, उसमें पहला उसने क्या कराया था? क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। उसके बाद उसने पी प्लांट में क्या कराया था बेटा? उसने कराया था सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराया था? सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसकी क्या फाइंडिंग्स थी वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक छोटा सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। उसने लिया था बेटा एक पी प्लांट। ठीक है, क्या लिया था उसने? एक लिया था पी प्लांट। यहां भी उसने लिया था बेटा एक पी प्लांट। ठीक है, ये वाला पी प्लांट कैसा था सर? ये वाला जो पी प्लांट था ना बेटा, ये ऐसे थोड़ा सा टॉल था। कैसा था ये? टॉल था। ठीक है, ये वाला पी प्लांट कैसा था? ये पी प्लांट था सर डॉर्फ। चलो, ये छोटा था। ये वाला कैसा था? बड़ा था। ठीक है, इसमें भी ऐसे फ्लावर लगा होगा। हाँ सर, लगा होगा। इसमें भी क्या लगा होगा बेटा? इसमें भी लगा होगा फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर कैसा था? ये फ्लावर भी बाइसेक्सुअल था। इसका जो फ्लावर होता है ना बेटा, वो कैसा होता है? वो बाइसेक्सुअल होता है। इसका भी फ्लावर कैसा था? बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में होते हैं। तो बेटा, अगर इसका मेल पार्ट, इसका फीमेल पार्ट जो है सेम फ्लावर में होगा, देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं। ये एक का फ्लावर है, ये वाला, और ये क्या है बेटा? ये दूसरे का फ्लावर है। ऐसे दोनों कैसे हैं बेटा? दोनों हैं सर बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब आप सोचो जरा कि जब दोनों बाइसेक्सुअल हैं तो यहाँ पर ये चांसेस बहुत ज़्यादा है ना कि इसका पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर गिर जाए। ठीक है, और यहाँ पर चांसेस क्या है बेटा? कि इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर गिर जाए। दोनों चांसेस है ना। तो अगर बेटा ऐसा हो जाता है तब तो क्या हो जाएगी? ऑटोगेमी हो जाएगी, यानी यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। चीज़ों को हम लोग डिटेल से समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं बेटा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनेंगे। आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे से इसका देखो, इस फ्लावर को मैंने यहाँ बनाया, इस फ्लावर को यहाँ बनाया। अब चूँकि जो पी प्लांट होता है उसका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यानी उसका मेल एंड फीमेल सेम प्लांट पर होगा, सेम फ्लावर पर होगा। इसका भी मेल और फीमेल सेम फ्लावर पर होगा। जब सेम फ्लावर पर है तो ये चांसेस है ना कि इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पर चला जाए। ये भी चांसेस हैं कि इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पर चला जाए, यानी ऑटोगेमी के एकदम बढ़िया चांसेस हैं। ठीक है, बट हमें क्या कराना है? हमें कराना है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि हम क्या कराते हैं? इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है, इनके बीच में क्या कराना है? हमको क्रॉस कराना है। क्रॉस क्या है बेटा? क्रॉस एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब हमको डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, यानी क्रॉस कराना है। अब मुझे क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो मुझे क्या चाहिए? ये वाला पॉलन यहाँ से निकलकर इस वाले स्टिग्मा पर जाए।
ये अलग प्लांट का फ्लावर है, ये अलग प्लांट का फ्लावर है। तो मैं चाहूँगा कि ये वाला पॉलन जो है यहाँ से निकल कर बेटा कहाँ जाए, यहाँ पर जाए, तब जाके क्या होगी, तब जाके होगी क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगी बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको बेटा यहाँ से ले जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए मेरे पास मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना जिसके कारण ये यहाँ से यहाँ तो चला जाए बट यहाँ ना जा पाए। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक परफॉर्म कर दिया। मैंने क्या परफॉर्म किया मेंडल ने। मेंडल सर ने क्या किया, इस स्टिग्मा को किसी चीज़ से कवर कर दिया, स्टिग्मा को कवर कर दिया। अब स्टिग्मा को कवर कर दिया तो अब किसी भी कंडीशन में ये पॉलन जो है इसके ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता, यानी सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांस थे, लेकिन अगर इसके स्टिग्मा को कवर करता तो फिर ये वाला भी नहीं आ पाता, ये वाला पॉलन तो यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन ये वाला भी तो नहीं आ सकता ना। तो उन्होंने क्या किया, इस वाले स्टेमन को ही यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। यानी इसमें क्या किया, स्टेमन को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था इमैस्कुलेशन कहलाती है। फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है इसको। इमैस्कुलेशन कराया और यहाँ पर इसने क्या कराया बेटा, यहाँ पर स्टिग्मा को ढका। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बैगिंग। तो इसमें क्या किया, इस वाले प्लांट में उसने बैगिंग करा दी ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। इस वाले प्लांट में उसने क्या करा दिया, इसने करा दिया इमैस्कुलेशन। क्या करा दिया उन्होंने, इमैस्कुलेशन करा दिया, ताकि क्या रोका जा सके, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ नहीं आ सकता और दूसरे वाले में ये यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये है ही नहीं। ठीक है। तो क्या होगा, एक ही चांस है ना कि इसका पॉलन जो है यहाँ के इसके स्टिग्मा पर आएगा, एक ही चांसेस है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो था ना पी प्लांट, ये भी इन्होंने लिया था प्योर लाइन का प्लांट। मैंने कहा था ना प्योर लाइन क्या होती है, कल ही बताया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने क्या प्योर लाइन को। ये था मान लिया मैंने कैपिटल टी, ये कैसा था, स्मॉल टी था। ठीक है। अभी कैपिटल टी स्मॉल टी को आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। अभी मान लेते हैं ये कैसा था बेटा, अभी मान लिया ये टॉल था। उन्होंने क्या देखा, ये टॉल था। ये वाला कैसा था, ये वाला आपका डॉर्फ था। ठीक है। ये वाला टॉल था, ये वाला कैसा था, डॉर्फ था। जब इन्होंने एक टॉल और एक डॉर्फ के बीच में, यानी इसके पोलन को, ठीक है, टॉल का क्या लिया उन्होंने, पोलन लिया, इसका क्या लिया, स्टिग्मा पर डाला। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई बेटा, क्या बना, एक सीड बना होगा, एक जाइगोट बना। जाइगोट कैसा था, ठीक, बाद में देखेंगे जाइगोट कैसा था। इस पोलन और इस स्टिग्मा, इस पोलन का इस स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होने से क्या बना बेटा, एक जाइगोट बना। जाइगोट से आगे क्या बनेगा, जाइगोट से आगे बनेगा ये जाइगोट, आगे जाके जब सीड में डेवलप होगा उसके बाद फिर ये आगे जाके बेटा एक प्लांट बनाएगा। इस सीड से क्या बना, एक प्लांट बना। और फिर मेंडल ने देखा ये प्लांट कैसा था, ये प्लांट भी कैसा था बेटा, टॉल था। कैसा था ये प्लांट भी इस सीड से, देखो इस जाइगोट, ये जाइगोट जिस सीड में डेवलप हुआ ना, वो सीड से क्या बना, एक प्लांट बना जो कैसा था, टॉल था। ठीक है, बात को समझते जाना, ये टॉल था। अब टॉल था तो इसके अंदर भी फ्लावर डेवलप हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर फ्लावर डेवलप हुआ होगा तो ये फ्लावर भी कैसा रहा होगा, बाइसेक्सुअल, यानी इसमें भी मेल एंड फीमेल साथ साथ रहे होंगे। ठीक है सर। और इसको बेटा ये प्लांट है ना, इस प्लांट को क्या कह दिया बेटा, F1 प्रोजेनी का प्लांट है। ये किसका प्लांट है, ये F1 प्रोजेनी का प्लांट है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हुआ क्या कि इस सीड्स में, इस जनरेशन में, यानी F1 जनरेशन में, यानी F1 प्रोजेनी में जितने भी सीड तैयार हुए, उन सीड्स में उसने क्या कराई, उसने होने दी इसमें सेल्फिंग होने दी। सेल्फिंग होने का मतलब है कि इसी जनरेशन का मेल था, इसी जनरेशन का फीमेल था, यानी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, यानी ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग के प्रोसेस नहीं कराई उसने सेल्फिंग होने दी। तो उसको रिजल्ट क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला उसको, मेंडल को रिजल्ट मिला कि उसमें उसको मिले 3 टॉल प्लांट। ऐसे मिले कितने टॉल प्लांट, ऐसे मिले उसको 3 टॉल प्लांट। ये भी टॉल था, ये भी टॉल था, यहाँ भी उसको क्या मिला, ऐसे टॉल प्लांट मिला। और यहाँ पर क्या मिला बेटा, उसको ड्वार्फ प्लांट मिला। ठीक, तो इतना सब कराने के बाद, 1 जीन इनहेरिटेंस कराया उसने, तो ये सब चीज़ें कराई। तो इतना सब कराने के बाद उसको क्या मिला, देखो बात समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ये क्या है, ये प्योर लाइन प्लांट्स हैं। ठीक है, ये आई फर्स्ट जनरेशन। ठीक है,
इसमें जब इसने क्या होने दी, इसमें होने दी उसने क्या, सेल्फिंग, तो क्या आई, सेकेंड जनरेशन आई, जिसमें क्या थे, 3 टॉल थे, 3 टॉल थे, 1 कैसा था, ड्वार्फ था। तो इससे बेटा उसने कुछ ऑब्जर्वेशन भी की होंगी ना, इससे क्या की होंगी, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की होंगी। ठीक है, 1 मिनट बेटा मैं इसको रफ करता हूँ। इसने कुछ ऑब्जर्वेशन की, इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही होंगी, देखो ऑब्जर्वेशन को ही ध्यान से समझना है। ऑब्जर्वेशन अगर हम समझ लेंगे ना, ऑब्जर्वेशन समझ लेंगे तो चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। देखो ऑब्जर्वेशन में हुआ क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन में हुआ क्या क्या है, इसने क्या लिया था बेटा, एक टॉल प्लांट लिया था ऐसे, ये क्या है, टॉल प्लांट है। यहाँ पे इसने क्या लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। इन दोनों का क्रॉस कराने से, इन दोनों का जो क्रॉस कराया था, उसके बाद एक जनरेशन आई थी, वो जनरेशन सॉरी कैसी थी, वो जनरेशन टॉल थी। कैसी जनरेशन आई सर, टॉल आई। फिर उसने क्या होने दिया, इसमें सेल्फिंग होने दी। यहाँ पर उसने क्रॉस कराया था, यानी क्रॉस पोलिनेशन किया था। यहाँ पर उसने क्या होने दी बेटा, यहाँ पर होने दी उसने सेल्फिंग। तो सेल्फिंग का क्या रिजल्ट आया था, सेल्फिंग का रिजल्ट क्या आया था, देखो सेल्फिंग का रिजल्ट आया था कुछ ऐसे। देखो इधर इधर वाला ही मैं इधर कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझिएगा आप। ये प्लांट कैसा बनाया इसने, रुको यार इसको कलर कर देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा ये। ठीक, क्योंकि देखो जो मेन टारगेट है ना बेटा, वो आपको अच्छे से समझाना है। चलो देखो यहाँ पर क्या कराया इसने, क्रॉस कराया किसके बीच में, एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में। किसके बीच में, एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया। तो पहली जनरेशन जो आई, पहली जनरेशन जो आई वो कैसी थी, पहली जनरेशन जो आई ना वो ऐसे टॉल थी। फर्स्ट जनरेशन इज टॉल, एंड F1 कैसे थे, सब टॉल थे। उसके बाद बेटा इसने क्या कराया, उसके बाद इसने कराई सेल्फिंग। F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स में क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग के बाद क्या रिजल्ट आया, देखो सेल्फिंग के बाद रिजल्ट ये आया कि इसको मिले 3 टॉल। कितने टॉल मिले थे इसको, इसको मिलते हैं ऐसे 3 टॉल ऐसे, और एक क्या मिलता है बेटा, इसको एक मिलता है ऐसे ड्वार्फ। क्या मिले, 3 टॉल मिले, 1 ड्वार्फ मिला। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या थी बेटा, उनको एक एक को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये पीढ़ी F1 थी और ये पीढ़ी क्या होगी, F2 होगी। ये F2 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। बात को सुनेंगे हम ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये कह क्या रहा है। देखो ऑब्जर्वेशन में इसने क्या देखा, इसने देखा कि जब मैंने एक प्योर लाइन का टॉल लिया और प्योर लाइन का डॉर्फ लिया, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो जो F1 पीढ़ी यानी जो पहली पीढ़ी आ रही थी, वो पहली पीढ़ी किसी एक पेरेंट से मैच कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पहली पीढ़ी जो है ना, ये देखो ये भी क्या है, ये पेरेंट्स हैं, ये दोनों क्या है, पेरेंट्स हैं। तो ये जो पहली पीढ़ी आई ना, ये इन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक से मैच कर रही थी। किससे मैच कर रही है बेटा, इससे मैच कर रही है। ठीक है, तो इसने कहा कि F1 पीढ़ी किसी एक पेरेंट से मैच करती है। ठीक है, F1 पीढ़ी दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट से मैच कर रही है, ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन। पहले इसने देखा कि F1 पीढ़ी जो है ना, वो किन्हीं एक पेरेंट से मैच कर रही है। तो पहली बात क्या लिखेंगे, लिखेंगे F1 जनरेशन is 100% similar to either one of the parent। इन्होंने क्या कहा कि जो F1 पीढ़ी है ना, ये किन्हीं एक पेरेंट से क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है सर, ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। फिर गया बेटा ये F2 पीढ़ी में,
कहाँ पर गई है, F2 पीढ़ी में। यहाँ पर F2 पीढ़ी में देखा कि F2 पीढ़ी के जितने भी इंडिविजुअल हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, F2 पीढ़ी के जितने भी इंडिविजुअल हैं, ये 4 इंडिविजुअल आपको दिख रहे हैं ना, इन 4 में से ये 3 इंडिविजुअल तो इसके जैसे हैं, एक इसके जैसा है। तो ये F2 पीढ़ी में उन्होंने कहा कि F2 पीढ़ी के जो मेंबर्स थे ना, वो पेरेंट्स जैसे भी थे, देखो इस पेरेंट जैसे भी थे और इस पेरेंट जैसे भी थे। तो यानी F2 पीढ़ी के सभी मेंबर्स में से कुछ मेंबर इसके जैसे हैं, इसके जैसे हैं, यानी F2 पीढ़ी में दोनों पेरेंट्स मिल रहे थे। यानी F2 पीढ़ी जो है ना, वो दोनों पेरेंट्स से मैच कर रही थी। यहाँ पर देखो डॉर्फ भी है, टॉल भी है। तो दूसरी बात इसने क्या कही कि F2 पीढ़ी दोनों पेरेंट्स से मैच कर रही है, ये इनसे मैच कर रहे हैं, ये इनसे मैच कर रही है। तो दूसरी बात लिख लेते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही बेटा, F2 जनरेशन is similar to both parents। ठीक है, F2 पीढ़ी क्या है, सिमिलर है किससे, दोनों पेरेंट्स से, इससे भी बेटा और इस वाले से भी। देखो ये वाला इससे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है, यानी F2 पीढ़ी में दोनों पेरेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले भी दिख रहे हैं, ये वाले भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी फाइंडिंग क्या थी। तीसरी फाइंडिंग में इसने देखा कि बेटा F2 जनरेशन में टॉल वाला जो था, 1 पेरेंट्स जो था उसके नंबर्स ज़्यादा थे, एक जो था उसके दूसरा वाला जो था उसके नंबर क्या थे, कम थे। तो पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स के नंबर क्या हैं F2 पीढ़ी में ज़्यादा हैं और किसी के नंबर क्या हैं, कम हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 4 बने हैं जिसमें से 3 टॉल हैं, एक डॉर्फ है, तो हैं तो ये दोनों पेरेंट जैसे ही, ये वाला डॉर्फ पेरेंट जैसा है, ये वाला टॉल पेरेंट जैसा है, यानी F2 पीढ़ी के मेंबर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं। लेकिन इस मैचिंग में जो F2 पीढ़ी की जनरेशन है उसमें एक पेरेंट्स ज़्यादा दिख रहा है, दूसरा वाला कम दिख रहा है। यानी F2 पीढ़ी के मेंबर्स में से कुछ जो ज़्यादातर मेंबर हैं वो एक पेरेंट से मैच कर रहे थे, कुछ ही मेंबर ऐसे थे जो दूसरे वाले से मैच कर रहे थे। यानी हर 4 मेंबर में 3 मेंबर एक पेरेंट से मैच कर रहे थे, एक मेंबर एक पेरेंट से मैच कर रहा था। ठीक, तो इसकी तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इन F2 जनरेशन one parent is more than other। मतलब एक पेरेंट जो था वो दूसरे से क्या था, ज़्यादा था। 3 आउट ऑफ, कितना ज़्यादा था बेटा, 3 आउट ऑफ 4, मतलब 4 में से 3 एक जैसा था, एक अलग था। ठीक, बात समझ आई बेटा। तो हमने क्या कहा कि F2 जनरेशन में एक पेरेंट ऐसा था जो दूसरे वाले से ज़्यादा था। ठीक, कितना ज़्यादा था, 4 में से 3 एक वाला था, एक कोई एक वाला था। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ आई हो। इतनी बात समझ आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट करो और इसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, और वो कंक्लूजन्स क्या होंगी उनको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो फिलहाल आप यहाँ तक समझ में आ गई हो बातें बेटा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उनकी 1 जीन इनहेरिटेंस से क्या ऑब्जर्वेशंस थी वो ये हैं, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वो कुछ कंक्लूजन निकालेंगे जिनको हम कहेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए इसका। चलो रब करता हूं बेटा इसको मैं। चलो देखो, सबसे पहली बात बेटा क्या किया इन्होंने, ऑब्जर्वेशंस जो कि उस ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से इन्होंने क्या देखा। इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था टॉल, क्रॉस कराया था इसका किसके साथ में, ड्वार्फ के साथ में। ठीक है सर, क्रॉस कराने के बाद जो फर्स्ट प्रोजेनी आई थी वो प्रोजेनी कैसी थी, टॉल थी। फिर इसमें क्या कराया था हमने, सेल्फिंग कराई थी। सेल्फिंग कराने के बाद जो प्रोजेनी आई थी उसमें टॉल कितने थे बेटा, उसमें टॉल थे 3।
एक क्या था उसमें, ड्वार्फ था। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा। 3 कैसे थे, टॉल थे, एक कैसा था, डॉर्फ था। चलो बात समझने की कोशिश करते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन इन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट से 100% मैच कर रही थी। मतलब जितना लंबा ये वाला पेरेंट था उतना ही लंबा ये वाला पेरेंट था। बात समझो, सॉरी पेरेंट नहीं, प्रोजेनी था। जितना लंबा ये वाला प्लांट था उतना ही लंबा ये वाला प्लांट था, यानी ये इससे 100% सेम था। बराबर है, ठीक है सर। उसने देखा कि अगर यहाँ पर जो चीज़ थी, जिस तरीके से ये यहाँ पर लंबा था उसी तरीके से सेम ये यहाँ पर लंबा है, तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है बेटा जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र आ रही है। यानी कोई एक ऐसी चीज़ है या कोई एक ऐसा समथिंग इज़ देयर विच इज ट्रांसफ़र फ्रॉम हियर टू हियर। मतलब जो कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, जिसके कारण इन दोनों में क्या है, सिमिलैरिटीज़ है। ये इसके जैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर आई है। ठीक है, वो ऐसी चीज़ क्या है बेटा, वो ऐसी चीज़, चलो ये ग्रीन कलर का मान लिया, कोई ऐसा कुछ पार्ट था, कुछ भी था, ये कुछ ऐसी चीज़ थी जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुई है, जिसके कारण ये टॉल दिखा। ये वो ग्रीन वाली वो चीज़ थी जो यहाँ से यहाँ आई है। ठीक है सर। फिर इसने देखा कि जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक आई है, ध्यान से देखो, जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक आई है वो इसमें भी है और इसमें भी है। फिर जब इसने दूसरी प्रोजेनी को देखा ना, ध्यान से सुनोगे बात को, तभी चीज़ें समझ आएंगी। जब इसने दूसरी प्रोजेनी को देखा ना, तो थोड़ा सा चौंक गया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर उसने सारे के सारे जनरेशन के सभी प्लांट्स को एनालाइज किया, तो सारे के सारे कैसे थे बेटा, वो सबके सब टॉल थे। कितने थे, सबके सब टॉल थे। फिर जब उसने इसमें सेल्फिंग कराई, तो इससे जो जनरेशन बन रही थी ना, उसमें 3 टॉल थे, एक ड्वार्फ था। ठीक है, तो होना कैसे चाहिए था, होना चाहिए था इसको सबको भी टॉल, लेकिन हो कैसा रहा है बेटा, ये इनमें से 3 टॉल दिखा, एक ड्वार्फ दिखा। तो इसका मन ये हुआ, इसके दिमाग में ये आया कि यार ये डॉर्फ वाली चीज़ थी कहाँ पर, आई तो होगी ये पेरेंट्स से ही। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके का मेल लिया है, इसी तरीके का फीमेल लिया है, यानी टॉल F1 का ही कोई इंडिविजुअल मेल के जैसा होगा, F1 का ही कोई इंडिविजुअल फीमेल के जैसा होगा। तो ये जो डॉर्फ वाले में से जो चीज़ आ रही है ना, जो इसको डॉर्फ बना रही है ना, वो चीज़ भी कहाँ से आ रही है, वो चीज़ भी इसे टॉल में से ही आ रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एक और चीज़ होती है डॉर्फ वाली भी। ठीक है, तो उसने यहाँ से अपनी पहली कंक्लूज़न निकाली। उसने क्या कंक्लूज़न निकाली, देखो, उन्होंने पहली जो कंक्लूज़न की ना, वो पहली कंक्लूज़न ये थी कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो स्टेबली ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। स्टेबली मतलब जो जैसा यहाँ पर था ठीक वैसा ही यहाँ पर था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जिसके कारण जैसा टॉल ये था सेम वैसा ही टॉल ये भी है। तो यानी यहाँ से जो चीज़ यहाँ आई है ना, वो स्टेबल फॉर्म में है, यानी वो अनचेंज मैनर में है। ठीक है, तो जो चीज़ बेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है ना, उसको उसने एक नाम दिया फैक्टर का। क्या नाम दिया, फैक्टर का, जिसको बाद में 1909 में जोहानसन ने उसको जीन नाम दिया। आज हम लोग उसको जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस जनरेशन से इस जनरेशन में वो क्या चीज़ आई थी जिसने इसको टॉल बनाया था, तो वो था फैक्टर। ठीक है, फिर बाद में उसने देखा कि इसी टॉल से ही क्या बाद में आ जा रहा था, डॉर्फ, यानी यहाँ से यहाँ भी कोई चीज़ आ रही है जो इसको डॉर्फ बना रही है, वो चीज़ क्या है। तो जाहिर से बात है कि इसमें जो कुछ भी आया होगा वो तो इसके पेरेंट्स से आया होगा ना। ये F2 के अंदर जो कुछ भी आया होगा वो कहाँ से आया होगा बेटा, वो तो F1 से ही आया होगा ना। तो F2 के अंदर जो चीज़ आया है, अगर वो F1 से आया है, तो इसका मतलब जो चीज़ इसको डॉर्फ बना रही है ना, वो चीज़ भी कहाँ से आई है, F1 से ही आई है। तो F1 में F1 को टॉल बनाने वाली भी चीज़ है, और F2 में ये डॉर्फ जो करेक्टर आ रहा है ना, इसको भी लाने वाली चीज़ कहाँ पर है, F1 में ही है। ठीक है, तो पहली चीज़ इसने क्या निकाली कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक ऐसी डिस्क्रीट यूनिट होती है जो अनचेंज मैनर में पेरेंट्स से कहाँ जाती है, उनकी प्रोजेनी में जाती है। देखो ये वो ऐसी चीज़ है, देयर इज समथिंग विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ होता है जो पेरेंट्स से कहाँ जाता है, प्रोजेनी में जाता है। देखो कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो आप। एक बार फिर से रिवाइंड करता हूँ। ये अगर इससे सिमिलर है तो यहाँ से कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ आ रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या नाम दे दिया, इन्होंने फैक्टर नाम दे दिया। तो क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे समथिंग बीइंग। इसको देखने के बाद उसने क्या कंक्लूजन निकाला,
something being stably passed in unchanged manner from parents to their offspring, from parents to their progeny। ठीक है सर, कोई एक ऐसी चीज़ है जो अनचेंज फॉर्म में, अनचेंज है तभी ये जैसा ये वाला था वैसा ही ये वाला है, अनचेंज है तभी दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, अनचेंज फॉर्म में पेरेंट्स से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, दिस समथिंग, यहाँ पर समथिंग लिखना भूल गया बेटा, इसको कर लेना आप। समथिंग बीइंग ट्रांसफर्ड, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड इन अनचेंज मैनर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, यानी कुछ ऐसी चीज़ है जो बिना चेंज हुए यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, और वो कुछ चीज़ जो है ना बेटा, उसी कुछ चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो कुछ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है वही क्या है, लिखो दैट अनचेंज्ड something stable part is something stable part is factor। क्या है बेटा, वो फैक्टर है। इसको क्या नाम दिया, फैक्टर, विच इज़ नाउ नोन एज जीन, जो आज किस नाम से जाना जाता है बेटा, जो आज जीन के नाम से जाना जाता है, विच इज़ नाउ नोन एज जीन। जीन का कॉन्सेप्ट बेटा दिया था किसने, जोहानसन ने 1909 में। ठीक है, याद रखना ये बात। तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ चीज़, उसको उसने क्या नाम दिया, फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा फीचर्स ऑफ फैक्टर, किसी फैक्टर के क्या फीचर होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी बेटा, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पर चीज़ें आ जाएं। तो यहाँ पर लिखो फीचर्स ऑफ फैक्टर। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग फैक्टर्स के कुछ फीचर बताए। फैक्टर के फीचर्स यानी जो चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है स्टेबली, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो उसने पहला फीचर ये बताया कि जो फैक्टर होता है ना, वो पेयर में होता है। कैसे पेयर में होता है, कोई एक चीज़ है जो टॉल बना रही है, और उसके बाद वाले जनरेशन में अगर डॉर्फ आ रहा है, तो यानी डॉर्फ बनाने वाली जो चीज़ होगी ना, वो भी तो इसी के अंदर होगी। तो वो क्या होता है बेटा, इन्होंने कहा कि फैक्टर्स आर इन पेयर, फैक्टर्स आर इन पेयर। ठीक है, फैक्टर्स के भी फॉर्म होते हैं, डोमिनेंट फैक्टर एंड रेसेसिव फैक्टर। वन फैक्टर वन ट्रेट। एलील का कॉन्सेप्ट नहीं था बेटा उस टाइम पर, ध्यान देना आप, वन फैक्टर वन ट्रेट। ठीक, एलील बाद में हम लोग डालते हैं क्या होता है एलील। ठीक, तो फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। एक फैक्टर के लिए क्या होते हैं, एक ट्रेट होते हैं। ऐसे कर लो, ट्रेट के बजाय आप कैरेक्टर लिख लो। फैक्टर का जो फॉर्म होगा वो कंट्रोल करेगा कैरेक्टर के फॉर्म को। ठीक है, फैक्टर का डोमिनेंट फॉर्म अलग ट्रेट को दिखाएगा, और फैक्टर का रेसेसिव फॉर्म कैरेक्टर के अलग ट्रेट को दिखाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद फिर इसने कहा कि जो ये प्रोजेनी है, ये प्रोजेनी जो है, ये फैक्टर्स को कैसे रिसीव करती है। एक पेरेंट से केवल एक ही फैक्टर आ रहा है, इस पेरेंट से ये फैक्टर आ रहा है, इस पेरेंट से ये फैक्टर आ रहा है। तो इस वाले पेरेंट में ये फैक्टर कुछ ऐसे रहा होगा, इसमें कुछ ऐसे रहा होगा, सॉरी, इसमें कुछ ऐसे रहा होगा। तो देखो, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, तो ये लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रोजेनी receive only one factor from parents। ठीक, देखो इन फैक्टर्स को वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि इस टाइम पे क्रोमोसोम भी नहीं था। क्रोमोसोम आया है 1880 के आसपास। इन्होंने अपने जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ये 1856 के आसपास के हैं। ठीक है,
तो उस टाइम पे क्रोमोसोम भी नहीं था, तो उनको ये थोड़ी ना पता था कि यह फैक्टर क्रोमोसोम में होता है। उनका ये मानना, हाँ न्यूक्लियस था उस टाइम पर, तो उनका ये मानना था कि न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीज़ें कहीं पर होती हैं, यानी किसी एक कैरेक्टर के लिए जो उसके कैरेक्टर के फॉर्म्स होते हैं, यानी जो ट्रेड्स होते हैं, उनके लिए जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस में कहीं पर होते हैं, और वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ इन्होंने पहली बात क्या कही कि कुछ ऐसा है जो यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, जिनको क्या नाम दिया, फैक्टर नाम दिया। ठीक है, वो चीज़ किस में होती है बेटा, वो चीज़ पेयर में होती है, ये कहा इन्होंने। ठीक, और फिर ये कहा इन्होंने कि एक प्रोजेनी में एक फैक्टर जो है ना, वो कहाँ से आता है, एक पेरेंट से आता है। मतलब दो फैक्टर हैं, तो एक इस प्रोजेनी इस पेरेंट से आया होगा और एक इस पेरेंट से आया होगा। तो इन्होंने कहा कि प्रोजेनी रिसीव करती है ओनली वन फैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स, यानी एक पेरेंट फ्रॉम ईच पेरेंट लिखना है इसे। तो यहाँ पर अच्छा बन जाएगा ये, प्रत्येक पेरेंट से वो केवल एक फैक्टर को रिसीव करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ होगा। अगर ये टॉल है तो बेटा कैसा होगा, अगर ये टॉल है तो ये कुछ ऐसा था। ठीक, यहाँ पर क्या है बेटा, ये कुछ ऐसा है। डॉर्फ वाले में ये दोनों फैक्टर रहे होंगे जिसको डॉर्फ बना रहे हैं, और दो ऐसे थे, इसमें एक टॉल वाला है, डॉर्फ वाला है, टॉल वाला है, डॉर्फ वाला है। ठीक, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड सॉरी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, चलो वायलेट वाले को वायलेट सही कर लो ऐसे। ठीक, अब आप देखो चार इसमें कैपिटल टी वाले हैं और चार ही बेटा इसमें स्मॉल टी वाले हैं, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, चार ही कैपिटल टी वाले हैं, चार ही स्मॉल टी वाले हैं, यानी दोनों फैक्टर बराबर में हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्म ज़्यादा दिख रही है और एक फॉर्म क्या दिख रही है बेटा, कम दिख रही है। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न रहा होगा। तो इन कंक्लूजन्स के आधार पर उन्होंने क्या बनाया बेटा, दो लॉ बनाए। ठीक है, ऑन बेस्ड ऑफ दीज कंक्लूजन्स, इन कंक्लूजन्स के आधार पर उन्होंने क्या बनाए, कुछ लॉ बनाए। ठीक, चलो देखते हैं। बेस्ड ऑन दीज, लिखो यहाँ पर, बेस्ड ऑन हिज कंक्लूजन ही मेड टू लॉज, उन्होंने क्या बनाए, दो लॉ बनाए। ठीक है, उन लॉ को कलेक्टिवली कहा जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहते हो उनको, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हो। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में दो लॉ होते हैं। ठीक, पहला जो लॉ है बेटा उसको आप कहते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हो। दूसरा जो लॉ है ना उसको आप कहते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हो उसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो इन कंक्लूजन्स को निकाला इससे, इन कंक्लूजन्स के आधार पर इसने क्या बनाए, दो लॉ बनाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट जो लॉ है उसको आप हेडिंग लगाओगे और फिर देखेंगे कि उसमें मेंडल ने क्या बात कही है। आप हेडिंग लगाइए बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, उसमें क्या बातें कही मंडल ने, हम लोग देखते हैं। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट कर लो, हो सकता है इसमें कुछ मिटाना हो तो बाद में फिर आप नोट नहीं कर पाओगे। चलो बेटा देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था। देखो पहली बात इसने इनके हिसाब से कही कि जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा था, समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड इन अनचेंज्ड मैनर फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर प्रोजेनी, यानी कुछ ऐसा होता है जो पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में पास होता है और वो कैसा होता है बेटा, अनचेंज होता है। नहीं यहाँ पर जैसा होगा बिल्कुल वहाँ यहाँ पर भी ऐसा होगा। फिर इन्होंने अपने फीचर्स, फैक्टर के फीचर्स में बताया कि जो वन फैक्टर होता है ना वो वन कैरेक्टर या फिर ट्रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इन्होंने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की पहली बात कही ना वो यहाँ से उठाई थी। कहाँ से, यहाँ से। तो क्या लिखा इन्होंने लिखा कि ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय
डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। ट्रेड्स जो होते हैं ना वो एक डिस्क्रीट यूनिट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात इन्होंने यहाँ से उठाई कि फैक्टर कैसे होते हैं बेटा, पेयर्स में होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि फैक्टर्स आर इन पेयर, ठीक है। और ये जो फैक्टर है ना बेटा, बाद में ये क्या कहलाया, जीन कहलाया, ठीक है। जो डिस्क्रीट यूनिट है यानी कोई एक ऐसी यूनिट है जो अनचेंज फैशन में, जैसे मान लो ये एक यूनिट है, ये यहाँ पर है, देखो ये ऐसे पेयर में थी टॉल के अंदर, और डॉर्फ के अंदर भी ऐसे पेयर में थी। तो यहाँ से कोई एक ऐसी चीज़ है, ये अगर यूनिट है तो ये यहाँ से एक जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई, ये यहाँ से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जा रही है, उसी जनरेशन के किसी दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो रही है। याद रखना, दूसरी जनरेशन में नहीं, एक ही जनरेशन के दो इंडिविजुअल्स में, एक इसमें ट्रांसफ़र हो गई, दूसरी इसमें ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। तो देखो पहली बात इन्होंने कही कि ट्रेड्स क्या हैं बेटा, ट्रेड्स क्या हैं, किसी कैरेक्टर के जो फॉर्म्स होते हैं उनको ट्रेड्स कहा जाता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। और ट्रेड जो है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, एक डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा, जिसको हम कहते हैं फैक्टर। ये फैक्टर है, ये ट्रेड है, ठीक है। फैक्टर कैसे होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं। देखो फैक्टर कैसे हैं, पेयर में है, ठीक है। फिर उसने कहा कि अगर फैक्टर की जो पेयरिंग है उसमें फैक्टर डिसिमिलर है, इफ़ फैक्टर्स आर डिसिमिलर इन अ पेयर। फैक्टर कैसे हैं, डिसिमिलर हैं। जैसे देखो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, तो ये क्या है, डिसिमिलर है। इसमें देखो कैसे हैं, डिसिमिलर हैं। इसमें कैसे हैं, डिसिमिलर हैं। इसमें कैसे हैं बेटा, सिमिलर हैं। इसमें भी कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इसने कहा कि जो अगर फैक्टर डिसिमिलर है ना, तो उन डिसिमिलर फॉर्म में कोई एक फॉर्म जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कोई एक फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि दूसरा वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जो एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो नहीं एक्सप्रेस करता उसको क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो लास्ट बात कही ना वो ये थी कि इन डिसिमिलर फॉर्म only one factor expressed himself, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, डोमिनेंट कहते हो, ठीक। यही क्या था बेटा, इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आपसे बेटा एक मस्त सवाल है, थोड़ा लॉजिक से सोचिएगा कि आप क्या सिर्फ इतने से लॉ ऑफ डोमिनेंस को परिभाषित कर सकते हो। आपको एक पेरेंट्स आप दे दी जाए जनरेशन, और आपको एक F1 प्रोजेनी दी जाए, तो क्या केवल इतने से आप ये बता सकते हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस? नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाई देगा ना वो कैसा दिखाई देगा, टॉल दिखाई देगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इसके अंदर केवल और केवल दोनों टॉल वाले हैं, कि एक डॉर्फ वाला है, टॉल वाला है? अंदर तो जाके घुस के देखोगे नहीं। बाहर से जो है ये देखो, ये वाला डिसिमिलर फॉर्म है, ये सिमिलर फॉर्म है, लेकिन बाहर से दोनों एक जैसा दिखेगा, तो आप कैसे बता पाओगे कि कौन सा डिसिमिलर फॉर्म वाला है, कौन सा सिमिलर फॉर्म वाला है? इसके लिए बेटा देखो, हमको पता है कि इसमें दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर टॉल वाला है और एक फैक्टर डॉर्फ वाला आया है। ये अभी हमको पता है कब, जब हमें ये पता चला कि इस वाली जनरेशन से जो जनरेशन आ रही है उसमें डॉर्फ वाला भी फैक्टर दिखाई दे रहा है। इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है। पहले मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक। जैसे मान लो एक कमरे में दो लोग हैं, ठीक है, एक कमरे में दो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। मैं बाहर से पहुंचता हूं या आप बाहर से पहुंचते हो, तो उसमें से एक आदमी आपको दिखाई देता है, दूसरा आपको दिखाई नहीं देता, तो आप क्या कहोगे? आप तो ये कहोगे ना, अंदर केवल एक ही आदमी है, दूसरा नहीं है। दूसरा आदमी कब आप मानोगे? कुछ देर आप किसी कमरे में गए, उसमें दो आदमी थे, लेकिन आपको दिखाई केवल एक दिया, आप निकल कर वहाँ से बाहर आ गए, बाहर आके दरवाजे पे खड़े हो गए, ऐसे 10 मिनट खड़े थे, तब आपको वहाँ से दो आदमी निकलते हुए दिखाई दिए। जब आपको दो आदमी निकलते हुए दिखाई देगा तो आप क्या सोचेंगे? जब आप देखने गए थे तब तो आपको केवल एक ही आदमी दिखाई दिया था, टॉल वाला। देखने गया मैं तो मुझे टॉल वाला ही दिखाई दिया था, लेकिन जब मैं वहाँ से बाहर आया तो मुझे दिखाई दिया कि अच्छा, टॉल वाले के पीछे डॉर्फ वाला भी आ रहा है, टॉल वाले के पीछे डॉर्फ वाला भी आ रहा है। इसका मतलब है कि डॉर्फ वाला जो है ना वो टॉल वाले के पीछे छुपा हुआ था। बात समझ आई? बात समझ आई ना बेटा? दो आदमी थे, मुझे बाहर से कैसा दिखाई दिया, अंदर गया मुझे टॉल दिखाई दिया, और फिर दूसरा देखा इधर तो नहीं दिखाई दिया, चला आया मैं।
फिर थोड़ी देर बाहर आके खड़ा था तो ये देखा कि अंदर से एक टॉल वाला भी बाहर आ रहा है, अंदर से एक डॉर्फ वाला भी बाहर आ रहा है, एक टॉल वाला भी बाहर आ रहा है, डॉर्फ वाला भी बाहर आ रहा है। तो मुझे क्या लगेगा कि भाई साहब जब मैं रूम में गया था ना तो गलती मुझसे हुई है। उसके अंदर टॉल वाला भी था, उसके अंदर डॉर्फ वाला भी था, बस क्या था कि वो छुपा हुआ था। तो ये बात मुझे कब पता चली, जब मैं बाहर खड़ा होकर इंतज़ार किया ना उनके बाहर निकलने का। ये कमरे में बंद वाली सिचुएशन है और ये कमरे के बाहर जब वो लोग आ रहे थे तो वो ये वाली सिचुएशन है। अगर वो बाहर नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करता उनके बाहर आने का, तो फिर मैं कैसे पता चलता कि उसमें डॉर्फ वाला भी था। तो देखो यहाँ से यहाँ कुछ चीज़ आई है जो इसको टॉल बना रही है, ये बात तो सही है, लेकिन इसी टॉल से बाद में डॉर्फ वाला भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब इस वाली जनरेशन में तो टॉल वाला फैक्टर जो था वो तो था ही जो इसको टॉल बना रहा था, लेकिन इसके अंदर पीछे जो है ना वो डॉर्फ वाला फैक्टर क्या हुआ था, छिपा हुआ था, जो अगली जनरेशन में बाद में दिखाई दिया। तो मुझे ये पता चला ना कि इसमें इस वाले में देखो मुझे पता है कि फैक्टर पेयर में ही होता है, तो इसका मतलब फैक्टर पेयर में होता है तो एक तो टॉल दिख रहा है तो टॉल वाला फैक्टर होगा। दूसरी बात, इसमें इसके आने वाली जो जनरेशन होगी ना उसमें डॉर्फ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब डॉर्फ वाला फैक्टर इसमें छुपा हुआ था। तो इसका मतलब इस वाली जनरेशन में एक टॉल फैक्टर भी है और एक डॉर्फ फैक्टर भी है, लेकिन जो टॉल वाला फैक्टर है ना उसका प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है और जो डॉर्फ वाला है उसका नहीं दिख रहा है। यानी कि जब ये डिसिमिलर फॉर्म में है तो केवल एक ही का प्रभाव दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता। तो जिसका दिखता है वो डोमिनेंट है, जिसका नहीं दिखता वो क्या है, रेसेसिव है। बात समझ आई बेटा? अगर बात समझ आई हो तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ठीक है, तो चलो करो स्क्रीनशॉट फटाक से, फिर चलते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। चलो इधर बेटा रफ करता हूं मैं। अब हेडिंग डालो आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कह रहा है कि फैक्ट, कंक्लूजन से मुझे पता चला था कि फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। अब पेयर में तो है फैक्टर, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये क्या होते हैं, एक दूसरे से ऐसे अलग हो जा रहे हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर फैक्टर्स जो हैं ना वो एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। एक मिनट बेटा, मार्कर चेंज करता हूँ मैं। फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। एक फैक्टर इधर से आ रहा है, दूसरा फैक्टर इधर से जा रहा है बेटा, तो अगली वाली प्रोजेनी में ये साथ साथ आ जा रहे हैं। ठीक, तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि फैक्टर्स होते हैं पेयर में होते हैं, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, यानी सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग तो हो जाते हैं बेटा, लेकिन आपस में कभी मिक्स नहीं होते। आपस में मिक्स नहीं होते यानी आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये वाला प्लांट जो है ना ही बहुत ज़्यादा टॉल दिखता है, ना ही बहुत ज़्यादा डॉर्फ दिखता है। इसमें दोनों के कैरेक्टर दिखते हैं अगर ये दोनों मिक्स हो जाते तो, लेकिन दिखता किसका है बेटा, केवल एक का, यानी ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो फैक्टर्स के कंक्लूजन वाली लाइन में बेटा एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, फैक्टर्स नेवर मिक्सड ईच अदर। फैक्टर नेवर मिक्सड विथ ईच अदर, मिक्सड विथ ईच अदर। अगर मिक्स हो जाता बेटा तो ये ना ही बहुत ज़्यादा टॉल दिखता, ना ही डॉर्फ दिखता, नहीं बीच का दिखता, लेकिन ये मिक्स नहीं हुआ तो प्योर फॉर्म दिख रही है किसकी, टॉल की। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, देखो इसने कहा कि फैक्टर्स आर इन पेयर, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। इसने कहा कि फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। ठीक है सर, फैक्टर किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। सेग्रीगेट का मतलब बेटा अलग हो जाते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, अलग हो जाते हैं। बट अगेन जब प्रोजेनी के टाइम पर फिर से किस में आ जाते हैं बेटा, फिर से वो किस में आ जाते हैं, पेयरिंग में आ जाते हैं, ईच अदर। बट अगेन इन progeny they comes in pair।
फैक्टर्स किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगेन यानी दोबारा वो क्या करते हैं बेटा, प्रोजेनी के समय पर जब ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, यानी जब प्रोजेनी बनती है तो प्रोजेनी में फिर से वो किस में आ जाते हैं बेटा, पेयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, बट अगेन कंबाइन इन प्रोजेनी, ऐसे लिख सकते हो, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो बेटा दो लॉ बने, एक बना लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक बना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि दो डिसिमिलर फॉर्म है किसी फैक्टर की, तो उसमें एक फैक्टर का प्रभाव दिखेगा, जिसका दिखेगा वो डोमिनेंट है, जिसका नहीं दिखेगा वो रिसेसिव है। ठीक है सर। उसके बाद फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो ये कहता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दोनों फैक्टर्स में से दोनों फैक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बट अगेन प्रोजेनी में वो दोनों फैक्टर क्या होते हैं बेटा, फिर से पेयरिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्या, वन जीन इनहेरिटेंस। वन जीन इनहेरिटेंस से मेंडल ने दो कंक्लूजन निकाले, कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी बेटा, नहीं समझ आई हो तो बहुत डिटेल मैंने डिस्कस किया है, तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके फिर से आप देख लीजिएगा। नई चीज़ें समझ में आती है, जो भी डाउट्स और क्वेरी हो ना, तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, उसका मैं रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ठीक है अभी चीज़ें नहीं क्लियर हुई तो इस क्लास को मैं दोबारा एक बार से फिर से रिवाइज एज अ रिवीजन बेस्ड में फिर से एक बार रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस सेशन को पूरा देखा है यहाँ तक तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, आपके क्लासमेट्स जो होंगे उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, जिससे हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित होते रहें। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।